हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 9 में हम लोग लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कैसा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत के रेन में। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी था कि खलीसा क्या था। Definition of Khalisa. Khalisa refers to a land directly under the control of the Sultan and the state as opposed to land assigned to nobles and religious institution. खलीसा एक ऐसा लैंड था जो कंट्रोल में रहता था सुल्तान के अंदर। ये एक स्टेट लैंड था और इसको असाइन किया जाता था नोबल्स को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को पढ़ाने के लिए। पर्पस क्या था खलीसा लैंड्स का? They were retained by state to ensure a steady revenue streams for the Sultanate treasury. ये सल्तनत के सुल्तान के ट्रेजरी को भरने के लिए काम आता था। उनके कोई भी काम को करना है या उनके लग्जरी को मेंटेन करने के लिए या स्टेट के कोई भी काम के लिए खलीसा लैंड्स जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कौन मैनेज करता था? ये जो मैनेज खलीसा लैंड का करता था ना, इट वॉज मैनेज बाई स्टेट अपॉइंटेड ऑफिशियल टू इंश्योर मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन। सुल्तान जो है स्टेट में अपॉइंट करते थे कुछ लोगों को, वही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू का यूज़ कहाँ कहाँ होता था? फंड्स फ्रॉम खलीसा लैंड्स वर यूज्ड फॉर सुल्तान। इस खलीसा लैंड से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सुल्तान के लिए ही यूज़ होता था, चाहे तो उनके पर्सनल एक्सपेंस के लिए या मिलिट्री एक्सपेंडिचर या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स के लिए। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या था? खलीसा लैंड्स ऑफन इंक्लूडेड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिव रीजन्स टू इंश्योर हाई एग्रीकल्चर यील्ड। खलीसा लैंड्स ऐसा लैंड्स था जिसका फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो था वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ बहुत अच्छा होता था। एक्सपेंशन, सुल्तान लाइक द अलाउद्दीन खिलजी एक्सपैंडेड खलीसा लैंड बाय कॉन्फिस्टिकेटिंग लैंड्स फ्रॉम रिबेलियस और इनएफिशिएंट नोबल्स। तो खलीसा लैंड्स जो था ना वो अलाउद्दीन खिलजी जब आए तो वो उसको और एक्सपैंड किए, और जो लैंड्स इनएफिशिएंट नोबल्स के पास था, जो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे उस लैंड से, उससे ट्रांसफ़र करके दूसरे को दे दिए। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, स्ट्रिक्ट मेजर्स एंड रेगुलर असेसमेंट्स वर implemented to ensure high productivity and revenue from खलीसा लैंड्स। एक स्ट्रिक्ट मेजर्स और रेगुलर असेसमेंट होते रहता था खलीसा लैंड का सुल्तान के द्वारा, ताकि अच्छे से रेवेन्यू कलेक्शन हो पाए। State control. Farmers working on Khalisa lands were directly under the state supervision, reducing the risk of corruption by the intermediaries. जितने भी farmers थे जो खलीसा लैंड्स पे वर्क कर रहे थे वो डायरेक्ट सुपरविजन्स में थे स्टेट के। ऐसा नहीं था कि उस लैंड पे कोई करप्शन कर सकता या इंटरमीडिएटरीज नहीं थे उस लैंड पे। टैक्स जो था वो डायरेक्ट कलेक्ट हो रहा था। Taxation, taxes on Khalisa lands were often higher compared to other land, ensuring a significant revenue for the state. जो अदर लैंड से टैक्स कलेक्ट होता था उससे ज़्यादा ही खलीसा लैंड से टैक्स कलेक्ट होता था। पॉलिसी शिफ्ट, डिफरेंट सुल्तान्स हैड वेरिंग पॉलिसीज ऑन खलीसा लैंड्स, विद सम एक्सपैंडिंग एंड अदर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग दीज लैंड्स। ये लैंड्स जो था, सुल्तान जो थे वो लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे डिफरेंट पीपल में, ताकि उससे अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट हो पाए। अगर नोबल्स उतने इफिशिएंट नहीं रहते थे कलेक्ट करने के लिए तो वो फिर दूसरे को दे दिया जाता था। लैंड रेवेन्यू एंड इट्स एक्सट्रैक्शन अंडर द दिल्ली सल्तनत। प्राइमरी सोर्स, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द दिल्ली सल्तनत। लैंड रेवेन्यू में कैसा लैंड रेवेन्यू था दिल्ली सल्तनत का? तो हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था वो था लैंड रेवेन्यू। Assessment, land revenue was assessed based on the fertility of soil and type of the crops grown. Land revenue का हमेशा assessment होते रहता था कि कैसा fertility of soil और कितना crops grow हो सकता है, या क्या crop grow करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा crop grow हो सकता है। Methods of collection, revenue was collected either in cash or in kinds of depending on the regions of the Sultan policies. सुल्तान डिसाइड करते थे कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे या कुछ अमाउंट ऑफ व्हीट, ग्रेन, मेज कलेक्ट करेंगे। ऑफिशियल्स, वेरियस ऑफिशियल्स लाइक अमिल्स, मुकदमास एंड कूट्स वर द इन्वॉल्व्ड इन रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस। लैंड रेवेन्यू जो था दिल्ली सल्तनत के रेन में वो अमिल्स, मुकदम्स एंड खूट्स के द्वारा कलेक्ट होता था। इक्ता सिस्टम भी था। Lands was granted to nobles, ikta holders, in return of military and administrative services, who were then collected revenue. इक्ता सिस्टम में क्या था कि लैंड दिया जाता था फॉर द सर्विस, आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको लैंड मिल रहा था उसके बदले। शेयर ऑफ प्रोड्यूस, फार्मर्स टिपिकली बेस्ड अ
paid a fixed share of their produce which could range from 1/3 to 1/2. एक शेयर ऑफ प्रोड्यूस भी होता था, फार्मर्स फिक्स था कि आपको इतना जो है जितना ग्रो किए उतना आपको देना ही है. Documentation, detailed records of the land holdings, productivity and revenues were maintained. एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हमेशा मेंटेन होता था कि लैंड का कहाँ पर सोल्ड हुआ या किसको मिला है, कितना उसमें प्रोडक्टिविटी हो रहा है, ये सब का. Military funding, a significant portion of land's revenue was funded to Sultanate military campaigns. Military officials जो थे उनको भी कुछ significant portion of land मिलता था. Revenue from sometime, revenue collection rights were auctioned off and high bidders were then collected the revenue. अब कौन कलेक्ट करेगा लैंड रेवेन्यू, इसका भी ऑक्शन होता था और जो सबसे ज़्यादा ऑक्शन में प्राइस लगाता था उसको मिल जाता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट. इम्पैक्ट ऑन पेजेंट्स, लैंड रेवेन्यू कैसा इम्पैक्ट लाया पेजेंट का, इसके वजह से हैवी टैक्सेंटेशन हुआ, हार्श कलेक्शन मेथड्स यूज होने लगा, ऑफन लेड टू पेजेंट्स अनरेस्ट एंड माइग्रेशन, जिसके वजह से पेजेंट्स जो थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके माइग्रेट करते थे. अगेरियन मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का क्या क्या मेजर्स था एग्रीकल्चर को लेकर. लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन रिफॉर्म द लैंड रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज द स्टेट कंट्रोल एंड रेवेन्यूज. तो अलाउद्दीन जो है ना वो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के अंदर कंट्रोल हो पाए रेवेन्यू, क्योंकि इमीडिएटरीज के कारण क्या हो रहा था कि जो पैसा है वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पा रहा था. सेकेंड है मेजरमेंट, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट बिस्वा टू असेस एंड कलेक्ट एक्यूरेट रेवेन्यू. तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है एक सिस्टम लाया जाता है बिस्वा. इससे क्या होता था, लैंड का मेजर होता था, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का, और कितना रेवेन्यू उससे कलेक्ट हो सकता है उस अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा. Fixed taxation, implemented fixed rate of taxation, typically 1/2 of the produce, to ensure steady state income. Direct collection, market regulation and rationing. डायरेक्ट कलेक्शन, रेवेन्यू जो था वो डायरेक्टली स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा कलेक्ट हो रहा था, जिसके वजह से करप्शन जो था वो कम हो गया था. इंटरमीडिएटरीज का रोल जो था वो एकदम नेग्लिजेंट हो गया था. मार्केट रेगुलेशन, रेगुलेटेड ग्रेन मार्केट्स टू इंश्योर फेयर प्राइजेस एंड प्रिवेंट होर्डिंग्स. अलाउद्दीन खिलजी के रेन में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होता है. पहले कोई भी चीज़ किसी भी प्राइस का रहता था, बट अब फिक्स कर दिया गया था कि दाल चावल का दाम इतना ही रहेगा और उसी प्राइस में जो थे सेलर्स को, शॉपकीपर्स को सेल करना था. रैशनिंग, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रैशनिंग टू प्रिवेंट फेमिन एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी. तो रैशनिंग में क्या हो रहा था कि एक सिस्टम था जिसमें एक जितने भी फूड्स थे उसको सिक्योर करके रखे गए थे ताकि अगर फेमिन हुआ तो उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करके लोग स्टार्विंग से मरे नहीं. प्राइस कंट्रोल हम लोग देखते हैं, इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल ऑन एसेंशियल कमोडिटीज टू प्रोटेक्ट पेजेंट्स एंड सोल्जर्स. मिलिट्री रिसोर्सेज, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू सस्टेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. मिलिट्री रिसोर्सेज में हम लोग देखते हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो पाए और एक अच्छा स्टैंडिंग आर्मी को वो लोग स्टैंड कर पाए. मॉनिटरिंग, established a system of spy to monitor the implementation of agrarian policies and prevent corruption. तो अलाउद्दीन खिलजी एक स्पाई का मॉनिटर करने के लिए छोड़ देते हैं जो अगेरियन पॉलिसीज़ को देखते थे और देखते थे कि कोई भी करप्शन तो नहीं ना हो रहा है इंटरमीडिएटरीज के द्वारा. Impact of peasants. While these measures increased the state revenue, they also placed a heavy burden on peasants, leading to hardship and unrest. ये सब measures तो बहुत हद तक सही था, बट इसके वजह से बहुत दिक्कत भी हो रहा था peasants को, क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया जाता था. अगेरियन मेजर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक का क्या क्या अगेरियन मेजर्स था, अब हम लोग ये देखते हैं. एक्सपेंशन, मोहम्मद तुगलक एक्सपैंडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू लार्जर स्केल लैंड ग्रांट्स. वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ग्रांट्स हो सकता था वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. टैक्स में वो रिफॉर्म लाते हैं. 1/2 और मोर देन प्रोड्यूस लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट. जितना भी आपका प्रोड्यूस हुआ है उससे ज़्यादा आपको जो था देना था सुल्तान को, सल्तनत को. तो ये एक वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट क्रिएट कर देता है फार्मर्स के बीच में. टोकन करेंसी लाते हैं मोहम्मद तुगलक. टोकन करेंसी जो था वो ट्रेड और टैक्स को फैसिलिटेट कर रहा था, बट ये अल्टीमेटली फेल हो जाता है मोहम्मद तुगलक का ये पॉलिसी. एज मोहम्मद तुगलक बहुत अच्छे रूलर थे, थिंकर थे, बट एग्जीक्यूटर अच्छे नहीं थे. वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अच्छे से. और वैसा सेम कॉइन्स जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बनने लगता है, फेक एकदम सिमिलर था. तो इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन फेक है कौन रियल है ये बहुत मुश्किल हो गया था.
इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में भी मोहम्मद तुगलक जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. ही इनिशिएटेड लार्ज स्केल इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स टू इन्हांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. Resettlement attempts to resettle peasants to less fertile areas to increase cultivation but faced resistance. बहुत ज़्यादा रीसेटलमेंट्स भी होता है पेजेंट्स का वैसे जगह जहाँ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो बहुत कम था, तो वहाँ पर अगर आप फार्मर्स को ग्रो करने दीजिएगा क्रॉप तो ऑफ कोर्स वहाँ कल्टीवेशन नहीं होगा उतना अच्छा, जिसके वजह से फोर्स्ड रेजिस्टेंस हो रहा था. अगेरियन लोन्स था, प्रोवाइडेड लोन्स टू फार्मर्स फॉर सीड्स एंड टूल्स विच वर ऑफन नॉट रीपेड. तो मोहम्मद तुगलक के रेन में फार्मर्स को सपोर्ट किया गया था, लोन्स दिया जाता था सीड्स के लिए, टूल्स के लिए, ताकि अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो पाए, बट फेमेंस के चलते नहीं हो पाता था और फिर फार्मर्स भी उसको रीपे नहीं कर पाते थे. रेवेन्यू कलेक्शन इम्प्लीमेंटेड हार्श मेजर्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इंक्लूडिंग सीवियर पनिशमेंट्स फॉर डिफॉल्टर्स. रेवेन्यू कलेक्शन मोहम्मद तुगलक के रेन में बहुत हार्श था, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो सीवियर पनिशमेंट आपको मिलता था. फेमिन रिलीफ था, फेल पॉलिसीज लेड टू फेमिन एंड सिस रिलीफ मेजर्स वॉज इनएडिक्वेट. फेमिन में बहुत ज़्यादा मोहम्मद तुगलक जो थे वो कुछ पॉलिसीज़ लाते हैं रिलीफ मेजर्स का, लेकिन वो इतना बहुत एडिक्वेट नहीं रहता, बहुत इनएडिक्वेट रहता है, जिसकी वजह से भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं चल पाता है. करप्शन, वाइड स्प्रेड करप्शन अमंग द ऑफिशियल्स हिंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अगेरियन रिफॉर्म्स. फिर हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक का डिक्लाइन हो जाता है. हिज अगेरियन मेजर्स कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन ऑफ हिज रूल एंड वीकनिंग ऑफ द सुल्तान. क्योंकि उनका अगेरियन मेजर्स उतना इफिशियंट नहीं था, इसलिए उनका सल्तनत जो है फिर हम लोग देखते हैं डिक्लाइन हो जाता है. अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल. उनका अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल कैसा था? प्राइस रेगुलेशन. अलाउद्दीन खिलजी फिक्स प्राइजेस फॉर एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, ग्रेन, क्लोथ्स एंड लाइफ स्टॉक. अलाउद्दीन खिलजी भी जो थे अपने मार्केट में फिक्स कर दिए थे कि इस चीज़ का इतने में ही बिक्री होना चाहिए. मार्केट सुपरविजन्स, बार बार मार्केट सुपरविजन्स करते रहते थे ताकि कोई भी करप्शन ना हो या जानबूझ के कोई तंग ना करे किसी को. इसलिए अपॉइंटमेंट मार्केट सुपरवाइजर्स भी अपॉइंट किया गया था शना को, जो कंट्रोल और प्रिवेंट करता था होर्डिंग्स को. ग्रेनरी स्टैब्लिश अ स्टेट ग्रेनरी टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स एंड रिलीज इट्स शॉर्टेज ड्यूरिंग स्टेबलाइज पीरियड. ग्रेनरीज को स्टोर किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के रेन में. जब भी फेमिन होता था तो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें इक्विटेबल जो फूड ईटिंग चीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अमंग पुअर पीपल. स्पाइसेस को डाला गया था बहुत सारे जगह, ताकि वो मॉनिटर कर पाएँ एक्टिविटीज़ और रिपोर्ट कर पाएँ सुल्तान को कि प्राइस कंट्रोल अच्छे से चल रहा है मार्केट में कि नहीं. सीवियर पनिशमेंट भी दिया जाता था उन लोगों के लिए जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे. अर्बन मार्केट्स में हम लोग देखते हैं ही फोकस ऑन कंट्रोलिंग प्राइस इन अर्बन सेंटर वेयर डिमांड वाज हाई. तो जहाँ पर डिमांड हाई था वहाँ पर प्राइस का मार्केट प्रोडक्ट्स का भी डिमांड हाई था, तो वहाँ पर प्राइस भी हाई कर दिया गया था. मिलिट्री सप्लाईज इंश्योर्ड स्टेबल प्राइजेस टू प्रोवाइड फॉर मिलिट्री, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. एक अच्छा आर्मी मेंटेन किया जा रहा था, स्टैंडिंग आर्मी जो था वो अच्छा एक मेंटेन कर पाया गया था इनके रेन में. पब्लिक वेलफेयर भी बहुत ज़्यादा किया गया था, बट इनका मेन फोकस जो था ना कि जो लोअर क्लासेस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या मर्चेंट्स के द्वारा जो हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन लोअर क्लासेस को, वो रोक पाना इनका मेन मोटिव था और इसमें ये सक्सेसफुल भी होता है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द रेन थ्रू दीज मेजर्स. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में भी इनका बहुत अच्छा रोल होता है, वो इस चीज़ को कर पाने में सक्सेसफुल रहते हैं. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का कैसा था ये देखते हैं अब हम लोग. इक्ता सिस्टम लाया गया था. इक्ता सिस्टम में क्या था, जो लैंड्स था वो सोल्जर्स या नोबल्स को मिलता था वर्क के बदले में. सेंट्रलाइज कंट्रोल था, रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो सेंट्रलाइज कर दिया गया था, डिसेंट्रलाइज नहीं था, ताकि कोई भी करप्शन ना हो या इमीडिएटरी का रोल ना हो. असेसमेंट होता था, रेगुलर असेसमेंट होते रहता था लैंड का, प्रोडक्टिविटी का, रेवेन्यू का, ताकि कोई भी ब्लैक मार्केटिंग या इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो आके करप्शन करें तो उसको चेक किया जा सके. कलेक्शन रेवेन्यू जो था वो काइंड ऑफ कैश में कलेक्ट होने लगा था, या तो फिर कोई भी क्रॉप जो आप ग्रो किए आपको वो देना था. डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था. अगर कोई भी स्टेट का दूसरे स्टेट से वार्ता होता था या पोर्टुगीज अरब के साथ ट्रेड होता था तो अच्छे से डॉक्यूमेंटेड वे में होने लगा था. ऑफिशियल, वेरियस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द अमिल, मुकदमास एंड पटवारीज वर इन्वॉल्व इन रेवेन्यू कलेक्शन. डिफरेंट ऑफिशियल्स का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था
देखते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ताकि वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए इफिशिएंटली। सर्वे, हमेशा सर्वे होते रहता था ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को इंश्योर कर पाए कि अच्छे से लैंड में से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। करप्शन कंट्रोल हम लोग दिल्ली सल्तनत के रेन में देखते हैं। मिलिट्री फंडिंग अच्छे से होता है और पेजेंट्स का वेलफेयर हम लोग देखते हैं कि करते हैं वो लोग। करेंसी सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, करेंसी सिस्टम कैसा था? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज करेंसी सिस्टम विच विथ कॉइन्स मेड अप ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। ये लोग जो दिल्ली सल्तनत के रेन में हम लोग सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के कॉइन्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिल्वर टंकास देखते हैं जो वाइडली यूज़ होता था ट्रेड और टैक्सेंटेशन सिस्टम में। गोल्ड कॉइन्स का यूज़ हम लोग देखते हैं जो स्टेट ट्रेजरी के पर्पस के लिए यूज़ होता था और इसका वैल्यू जो था गोल्ड कॉइन्स का वो बहुत हाई था और इसको दिनार्स भी कहा जाता था। कॉपर कॉइन्स देखते हैं, कॉपर कॉइन्स को उस समय जीतल्स कहा जाता था और ये डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता था, स्मॉल स्केल ट्रेड के लिए मेनली कॉपर कॉइन्स का यूज़ होता था। स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं, कॉइन्स वर स्टैंडर्डाइज्ड इन वेट्स एंड प्योरिटी फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कॉइन्स का स्टैंडर्डाइजेशन और वेट और प्योरिटी को हमेशा मेंटेन किया जाता था कि ट्रेड और कॉमर्स अच्छे से हो पाए। Minting, state mints were established in various cities to produce coins for strict supervision. तो मिंटिंग हमेशा चेक होते रहता था कॉइन्स को ताकि कोई भी ब्लैक के तरीके से या पीछे से वैसा सेम कॉइन्स को इस्टेब्लिश ना कर पाए। टोकन करेंसी, मोहम्मद तुगलक के रेन में हम लोग देखते हैं टोकन करेंसी आ जाता है जो मेटल्स का बेस होता है, बट ये फेल हो जाता है क्योंकि उस वैसा सेम मेटल्स जो है वो स्टेट के लोग बनाने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉइन्स मार्केट में आ जाता है। Inscriptions or economic impact. Coins were often board inscription in Arabic और पर्शियन इंक्लूडिंग सल्तनत नेम एंड टाइटल्स। तो कॉइन्स में हम लोग देखते हैं कि सल्तनत का नेम, टाइटल या उनका अचीवमेंट्स को हमेशा मेंशन किया गया है। इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ मिलता है हम लोगों को। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, करेंसी का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था क्योंकि उसी से ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा था, मार्केट ट्रांजैक्शन हो रहा था और टैक्स कलेक्शन में भी वो हेल्प करता था। Challenges, counterfeiting and fluctuation in the metal suppose posed challenges to stability of the currency system. Counterfeiting functions मतलब बहुत ज़्यादा मेटल्स का यूज़ किया जा रहा था बनाने के लिए कॉइन्स का, बट ये चीज़ ध्यान में रखा जा रहा था कि वैसा ही सेम कॉइन कोई और ना काउंटरफिट करके बना दे या उसका फ्लक्चुएशन ना हो जाए। तो ये सब चीज़ जो था चैलेंजेस था उन लोगों, बट ये सब चीज़ को चैलेंज करते हुए एक स्टेबिलिटी वो लोग मेंटेन कर पाते हैं करेंसी सिस्टम में। तो हम लोग कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का करेंसी सिस्टम वॉज समवेयर वेरी सक्सेसफुल। तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं ये चैप्टर यूनिट 9 लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 10। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।